तो आज हम ध्वनि इस पाठ के बारे में देखने वाले हैं। तो ध्वनि क्या है ये आपको पता है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है कि नहीं। ध्वनि हमको सुनाई देती है और ध्वनि के गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब जैसे हवा, पानी, ये सब चीज़ें। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि का क्या होता है, प्रसार नहीं हो पाएगा। तो देखिए अब ध्वनि कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे उसका निर्माण किया जाता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए किसी वस्तु में कंपन होने के कारण ध्वनि का निर्माण होता है। अब देखिए हमारे कान में पर्दा होता है, कोई आवाज़ हमें सुनाई देती है तो वो कान का पर्दा क्या होता है, कंपन होता है। अब हम अपने गले से अगर कोई बात बोलते हैं तो वहाँ पर अगर गले में कंठनली क्या होती है, उस पर अगर हम हाथ रखेंगे तो वहाँ पर भी क्या होता है, हमें कंपन आभास होता है। तो ऐसे कंपन के कारण ध्वनि का निर्माण किस प्रकार होता है, यह हम स्वरित्र द्विभुज के बारे में देखेंगे। ओके, जिसमें एक आधार और दो भुजा। देखिए ये स्वरित्र की आकृति है, एक आधार और दो भुजा है कि नहीं। तो यहाँ से इसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु से बनाया स्वरित्र द्विभुज है। तो स्वरित्र द्विभुज दिखाया गया है। स्वरित्र द्विभुज के आसपास की हवा की स्थिति जो होती है वो उसके आधार पर दर्शाने के लिए ऊर्ध्वाधर रेखाओं का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए ये सब चीजें। ओके, यहाँ ओके। अब देखते हैं आधार की सहायता से स्वरित्र द्विभुज द्वारा कठोर रबड़ के टुकड़े पर आघात करने पर भुजा एक कंपित होने लगती हैं, अर्थात उनके आगे पीछे ऐसे आवर्ती हलचल शुरू हो जाती है। ओके, इस हलचल के कारण क्या होता है, अब क्रमशः देखेंगे। कंपित होते समय आकृति 15.2b में दर्शाए अनुसार स्वरित्र द्विभुज की भुजाएं एक दूसरे से दूर जाने पर भुजाओं की संपर्क वाली बाहरी हवा संपीड़ित होती है और वहां की हवा का दाब बढ़ जाता है। आकृति में हवा के भाग ए के स्थान पर उच्च दाब की स्थिति का निर्माण होता है। उच्च दाब और उच्च घनत्व के इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, संपीड़न कहते हैं। यहाँ पर वो बताया गया है। कंपन की अगली स्थिति में स्वरित्र द्विभुज की भुजाएं एक दूसरे के नजदीक आने पर आकृति 15.2 में देखो दिखाया गया अनुसार भुजाओं के संपर्क वाली बाहरी हवा विरल होती है और वहां हवा का दाब कम हो जाता है। कम दाब और कम घनत्व के इस भाग को विरलन कहते हैं। ओके, फिर परंतु इसी समय पहले की संपीड़न स्थिति की हवा के अणुओं ने अपनी ऊर्जा अगले भाग के अणुओं को देने के कारण वहाँ की हवा संपीड़न स्थिति में नजर आती है। इसे ये देखो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये इसके पास से इधर चला गया। ओके, फिर इसी प्रकार भुजाओं की इस प्रकार लगातार अति वेग से होने वाले आवर्ती हलचल के कारण हवा में संपीड़न और विरलन इनकी मालिका का निर्माण होता है और स्वरित्र द्विभुज से दूर तक फैली जाती है। इसे ही ध्वनि तरंग कहते हैं। यह ध्वनि तरंग कान तक आने पर कान का पर्दा कंपित होता है और उसके द्वारा विशिष्ट संदेश मस्तिष्क तक पहुंचकर हमें सुनाई देता है। ओके, तो ये आपको दिया गया है ध्वनि किस तरीके से प्रोड्यूस होती है या उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे। देखो ध्वनि का संचरण माध्यम। तो कक्षा 6 में हमने सीखा है कि हवा, पानी या किसी ठोस में से होकर ध्वनि तरंगों के रूप में संचरित होकर हमारे कानों तक पहुंचती हैं। लेकिन ध्वनि का स्रोत और अपना कान, इनके बीच यदि ऐसा माध्यम न हो तो क्या होगा, हमें ध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। विदाउट माध्यम हम ध्वनि हमारे पास से किसी और के पास नहीं जा सकते। ओके, तो ये आपको दिया गया है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ध्वनि का निर्माण करने के लिए, संचरण करने के लिए हवा जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है, यह हम प्रयोग द्वारा देखेंगे। यहाँ पे दिया है, उसको प्रयोग के हिसाब से दिया गया है। देखिए आगे। तो प्रयोग की शुरुआत में निर्वात पंप बंद होने पर कांच की ठंडी हवा होगी और इसी समय विद्युत घंटी की कुंजी दबाने पर उसकी आवाज़ ठंडी के अनुसार सुनाई देगी। ओके, ठंडी के अनुसार। अब निर्वात पंप शुरू करने पर हड्डी की हवा की मात्रा कम होती जाएगी। हवा की मात्रा जैसे कम होगी, विद्युत घंटी की आवाज़ की तीव्रता भी कम होती जाएगी।
निर्वात पंप बहुत समय तक शुरू रखने पर हंडी की हवा बहुत ही कम हो जाएगी। उस समय विद्युत घंटी की ध्वनि अत्यंत धीमी सुनाई देगी। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि ध्वनि के निर्माण के लिए और संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि हम हंडी की हवा का पूर्णतः बाहर निकाल सकें तो विद्युत घंटी सुनाई देगी। तो अब आपको देखते हैं। देखो, चंद्रमा पर गए दो अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बिल्कुल समीप खड़े होकर बोले तो भी वो एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि वहां पर ध्वनि के संचरण के कोई माध्यम ही नहीं है, नहीं वहां पे ऐसा कुछ है नहीं। अतः वे अंतरिक्ष यात्री भ्रमण ध्वनि जैसे तंत्र ज्ञान का उपयोग करके एक दूसरे से संवाद करते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि वहां पर ध्वनि के संचरण के लिए कोई माध्यम उपलब्ध नहीं होता, इसलिए। भ्रमण ध्वनि में उपयोग में आने वाले विशिष्ट तरंगों को संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो ये आपको दिया गया है। तो अब हम आगे देखेंगे ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या है। देखो, आवृत्ति मतलब किस तरीके से दिखाया जाएगा। कम दाब, बढ़ता हुआ दाब है नहीं, कम दाब कैसे हिसाब से। स्वरित द्विभुज के कंपनयान होने से हवा में संपीड़न तथा विरणन का निर्माण कैसे होता है, ये हमने देखा। अत्यंत सूक्ष्म पद्धति से देखने पर हवा के घनत्व और दाब में परिवर्तन निम्न आकृति में दिखाया गया है। तो देखो, इसको संपीड़न कहते हैं और इसको विरलन कहते हैं, कम दाब वाले। जहाँ पे अधिक दाब होगा उसको संपीड़न, जहाँ पे कम दाब होगा उसको विरलन कहते हैं। ये आपको बताया गया है ध्वनि की तरंगों का विरलन और संपीड़न की आकृति। तो इस तरीके से आज हम इतना ही देखेंगे। आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।